साथियों नमस्कार। साथियों, आसिम मुनीर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और इस बार तो उसने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है और पिछले 2 महीने में दूसरी बार न्यूक्लियर की धमकी दे चुका है। एक बार यूएस की धरती से दी थी, एक बार पाकिस्तान की धरती से दी है। याद कीजिए, जब भी आसिम मुनीर भारत के खिलाफ कोई ना कोई जहर उगलता है, उसके ठीक कुछ बाद कोई ना कोई गतिविधि भारत में हो जाती है। अभी जो पहलगाम हमला भारत में हुआ था, उससे 3-4 दिन पहले भी इसने इसी तरह से हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। यानी कि ये जानता है कि अगर इसे पाकिस्तान का अस्तित्व बचाना है, अपना अस्तित्व बचाना है, तो कैसे भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोले रखो। तालिबानियों से पिट रहा है तो वहां से तो जीत नहीं पा रहा, भारत से पिट करके गया था, तब भी से पता चल गया कि भारत की एयरफोर्स क्या है। इस बार ये धमकियां कुछ इस प्रकार की दे रहा है कि शायद आतंकी हमला ना करे, किसी और तरह से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसने अपनी रिसेंट धमकी में कहा है कि भारत को जो ज्योग्राफिकल इम्यूनिटी मिली हुई है, हम उसे बिल्कुल शैटर कर देंगे, उसे बिल्कुल खत्म कर देंगे। यानी कि यह भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है। ज्योग्राफिकल इम्यूनिटी का मतलब है कि भारत के कोने कोने तक हमले का प्रभाव जाएगा, और इसके पास ऐसी मिसाइल तो कुछ है नहीं जो कोने कोने तक पहुंचा ले, वो न्यूक्लियर हमला ही है। 2 महीने पहले इसने यूएस की धरती से इनडायरेक्टली ट्वीट करके वहां पर लोगों से चर्चाएं करते हुए भारत को वार्न किया था, धमकाया था कि भारत की रिफाइनरी पर हमला कर सकता है। और कल जो इसने भाषण दिया है उसमें इसने यह कहा है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी कमजोर कर देंगे। भारत में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात का एक अंदेशा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के किसी इकोनॉमिक ढांचे पर हमला कर सकता है। और 2 महीने पहले यह बात कर रहा था रिफाइनरी की। तो क्या पाकिस्तान इस बार किसी रिफाइनरी को या किसी बड़े इंडस्ट्री को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है? संभावना है, नोटोरियस लोग हैं। अच्छा, ये जो रिफाइनरी है जिसकी ये बात कर रहा था वो जामनगर में है, यानी गुजरात में है। 2 महीने पहले की बात है ये। और अभी याद कीजिए, 10-12 दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने गुजरात की धरती से पाकिस्तान को वार्न किया था और बोला था कि पाकिस्तान सर क्रीक के पास जिस तरह से अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, पाकिस्तान ये याद रखे कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर के जाता है। यानी कि खबरें ये आई थी कि पाकिस्तान सर क्रीक के पास अपनी स्थिति बढ़ा रहा है, यानी कि यहां पर अपनी फौज बढ़ा रहा है। 2 महीने पहले इसने धमकी दी थी कि हम रिफाइनरी को टारगेट करेंगे, कुरान का एक वर्स लिख करके इनडायरेक्टली धमकी दी थी। अब इसने फिर रिपीट किया कि हम भारत की इकोनॉमिक स्थिति को बिल्कुल कमजोर कर देंगे। तो भारत की इकोनॉमिक स्थिति इन जैसे जाहिल लोग तभी कर सकते हैं जब किसी बड़े ढांचे पर हमला कर दें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि हमें पीछे कर देंगे, इन पर दाल आटे के इंतजाम नहीं है। तो क्या हम ये मान के चलें कि पाकिस्तान इस बार किसी बड़े इंस्टीट्यूट को टारगेट करेगा? हर तरह की संभावना को लेकर के हमें चलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इस समय ये महसूस हो रहा है कि उसे जो मौका भी मिला हुआ है वो कभी नहीं मिलेगा ट्रम्प चचा के रूप में। आगे देखिए, जब इसने बकवास पहले की थी या कल भी जो करी है, इसके बाद कल राजनाथ सिंह जी ने भी इसको जवाब दिया है और राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि पाकिस्तान की एक इंच भारत की रेंज में है, ब्रह्मोस की रेंज में है। और यह भी बोला है कि इस बार पाकिस्तान इस गफलत में ना रहे कि हम उसे छोड़ देंगे, ऑपरेशन सिंदूर बस एक ट्रेलर था। अच्छा, राजनाथ सिंह जी ने भी यह बात पिछले 10 दिन में दूसरी बार रिपीट कर दी है। आगे देखिए, मैं एक जानकारी और देता हूं आपको। अच्छा, ये तो एक बीच में जानकारी दे रहा हूं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक सीजफायर हो चुका है, जो भी दोहा में कतर में बातचीत चल रही थी, तो कतर ने दोनों के बीच में युद्ध विराम कराया है। देखना यह है कि जाहिल पाकिस्तान कब तक इसे बनाए रखता है, बट अभी सीजफायर हो गया है। ठीक है, तो ये करंट की न्यूज थी, इसको मैंने कवर कर दिया है। अब एक चीज पर गौर और करिए। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, 4 अक्टूबर की बात है, जब हमारे आर्मी चीफ जनरल साहब ने कहा था कि भारत अगली बार रुकेगा नहीं, अगली बार भारत अपने आप को कंट्रोल नहीं करेगा। इन्होंने भी ये बात कही थी। इन्हीं के जस्ट आगे पीछे ये बात हमारे एयरफोर्स के चीफ ने कही थी। ये बात भी 1-2 दिन आगे पीछे की है, जब इन्होंने ये कहा था, ये देखिए 3 अक्टूबर की है, जब इन्होंने ये कहा था कि हमने पाकिस्तान के 5-6 और जेट गिराए हैं, जिसमें F-16 और J-17 जैसे फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। अब F-16 तो यूएसए ने दिया हुआ है। हो सकता है इंडियन एयरफोर्स को जानकारी बाद में मिली हो सकता है इंडियन एयरफोर्स के पास ये जानकारी पहले भी थी, लेकिन पहले हम उजागर इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हम यूएस को नीचे दिखाना नहीं चाहते थे कि देखो तुम्हारा F-16 गिरा दिया, ऐसा करके एक डेकोरम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। पर क्या पता भारत ने ये सोच लिया कि अब इस डेकोरम को मेंटेन नहीं करना, अब हमें बिल्कुल पार जाना है। तो यानी कि एक थ्रेशोल्ड था, एक बारीक लकीर थी जिसको भारत
पिछले 10-15 दिन से लगातार अवॉइड कर रहा है और अब भारत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, ऐसा महसूस होता है। अब ना हम यूएस का कोई वो कर रहे, सम्मान कर रहे, अब ना हम पाकिस्तान को कोई किसी तरह से कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे, लगातार हम पाकिस्तान को उससे भी दुगनी भाषा में जवाब दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति दे रहा हो या राजनीतिक दल दे रहा हो, बड़े बड़े आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ दे रहे हैं। तो क्या भारत के पास कोई ऐसा इंटेलिजेंस है? आगे देखिए, यह बात राजनाथ सिंह जी ने उस दिन भी कही थी कि अगर किसी प्रकार की भी हरकत कोई की सर क्रिक के पास, तो इस बार पाकिस्तान याद रखेगा, उसकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब बदल जाएगी। तो आप जानिए, अच्छा इन सब के पीछे खबर और चल रही है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। हमारे एनएसए साहब मुलाकातें कर रहे हैं पर्दे के पीछे जी। सेंट्रल एशिया में मुलाकातें चल रही हैं इनकी। सेंट्रल एशिया में गए हुए थे, जहां पर सेंट्रल एशिया के, साउथ एशिया के जितने भी एनएसए हैं सबकी मीटिंग हुई है, सिक्योरिटी पर, टेररिज्म पर हुई है। और ये जो क्षेत्र है किर्गिस्तान में हुई है, यानी कि सेंट्रल एशिया का ये क्षेत्र। याद कीजिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में पहले भी बताया था कि अफगानिस्तान को यूएस क्यों लेना, अफगानिस्तान में एयरबेस क्यों लेना चाहता है, क्योंकि यूएस को यहां से ईरान में पहुंच मिलती है, यूएस को यहां से पाकिस्तान, इंडिया में पहुंच मिलती है, यूएस को यहां से सेंट्रल एशिया में पहुंच मिलती है। यूएस ने जो इंडिया में एम्बेसडर भेजा है अपना, वो व्यक्ति न सिर्फ इंडिया में यूएस का एम्बेसडर है, बल्कि यूएस के लिए सेंट्रल एशिया के साथ संबंधों को मैनेज करने वाला व्यक्ति भी है। यानी यूएस क्या करता है, दुनिया को कई सारे भागों में बांटा हुआ है उसने, ये भाग, ये भाग, ये भाग, और हर भाग को मैनेज करने के लिए कि वो भाग यूएस के हिसाब से चले या यूएस के कंट्रोल में रहे, एक व्यक्ति अपॉइंट किया हुआ है जो उस पर लुक आफ्टर करता है। तो सेंट्रल एशिया का, जो मध्य एशिया का ये भाग है, इसको लुक आफ्टर करने के लिए, इसको देखने के लिए, इसका यूएस के साथ संबंध बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदारी दी है, वो उस व्यक्ति को दी है जो भारत में यूएस का एम्बेसडर बन के आया है। तो हम कई मोर्चों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सऊदी की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि सऊदी इस बात को लेकर के नाराज है कि पाकिस्तान ये कभी तालिबान से भिड़ रहा है, कभी भारत को धमकी दे रहा है। यानी कि इस तरह की हरकत अगर पाकिस्तान करेगा तो सऊदी ने जो पाकिस्तान से वादा किया है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, सऊदी हो सकता है उससे मुकर जाए। याद कीजिए 17 सितंबर को एक डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो सऊदी को प्रोटेक्शन देगा, फौज वगैरह भेजेगा, हथियार वगैरह देगा, और सऊदी की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट देगा। जो लोग इस भ्रम में है कि सऊदी अपनी फौज भेज देगा और पाकिस्तान को बचा लेगा तालिबान से या भारत से बचा लेगा, तो ऐसा उसमें डील में नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान अभी कर रहा है ना, जो मरता क्या ना करता वाली जो स्थिति होती है, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय मरने की हालत में है। और अभी टीटीपी, तालिबान, पीओके में भी अभी हुए हैं राइट्स, इन सबसे तो पाकिस्तान त्रस्त है ही, अभी बलोच लोग बीच में नहीं आए हैं। तो पाकिस्तान किस इस समय स्थिति में है, क्या सोच रहा है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ चल रहा है और ये कोई ना कोई नोटोरियस हरकत करने की स्थिति में है, मूड में है। और इस बार व्यक्तियों को नहीं, इंस्टीट्यूट्स को निशाना बनाएगा, ऐसा उनकी बातों से लगता है। तो भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हर कथन को, हर टाइमलाइन को, हर पॉइंट को बड़े ध्यान से स्टडी करना चाहिए। इससे इंफॉर्मेशन निकल के आती है, एक अंदाजा लगता है कि इंटेलिजेंस को क्या पता है। हमारी इंटेलिजेंस को सब पता है। तो ये पूरा एक मुद्दा था जो आपसे डिस्कस करना था। आगे अगर कोई भी डेवलपमेंट होती है तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।